भारत में मीडिया का एक नया दौर चल रहा है जिसे सरकारी पत्रकारिता कहते हैं। मानो तमाम पत्रकारों में होड़ लगी हो कि कौन सरकार के बारे में कितना अच्छा बोल करके दिखाएगा। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं, जिसकी एक सीरीज है मंडी में मीडिया। ये उसका चौथा एपिसोड है। मंडी में मीडिया यानी मीडिया किस तरीके से बिकाऊ दौर में पहुंची जहां खबरें बिकने लगी। और इस एपिसोड में मंडी में मीडिया पहुंचने का कारण है गुल्लू। थोड़ी मर्यादा रखिए। सॉरी, अमीश देवगन। अमीश देवगन एक ऐसी गन है जो केवल विपक्ष की ही तरफ चलती है और जब इसे सत्ता पक्ष की तरफ चलना होता है तब इसकी हवा निकल जाती है। मोहनचंद करमचंद। गोदी मीडिया के पत्रकार अमीश देवगन का कहना है कि अगर राम मंदिर जाओगे तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात एक पत्रकार कह रहा है जो प्राइम टाइम शो पर आता है, जिसे देश के करोड़ों लोग देखते हैं। अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। आप सोचिए कि कोविड के दौरान जब लोग ऑक्सीजन से तड़प रहे थे तो कौन से मंदिर में उनका इलाज हो पाया था। इस सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से अमीश देवगन ने इस देश के मीडिया को बर्बाद किया है। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा 16 मार्च को हुई थी, तो उसके बाद से अमीश देवगन ने अब तक जिन मुद्दों पर बात की है, इसके लिए हमने उनकी YouTube पर उपलब्ध आर पार प्लेलिस्ट देखी। 16 मार्च के बाद से उपलब्ध 26 एपिसोडों का हमने विश्लेषण किया तो हमने क्या पाया? हमने पाया कि 4 एपिसोड में अमीश देवगन ने राम मंदिर पर विपक्ष को घेरा और मोदी सरकार की जम के वाहवाही की। 7 एपिसोडों में डायरेक्ट वाह मोदी जी वाह किया। सबसे अधिक अगर हम बात करें तो 12 एपिसोड ऐसे थे जिनमें कांग्रेस और जो पूरा बाकी विपक्ष है उसको टारगेट किया गया और 3 एपिसोड ऐसे थे जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया और कुछ ऐसे मुद्दों को छोड़ दिया जिन पर बात की जानी चाहिए थी लेकिन नहीं की गई। तो ऐसे सवाल उठता है कि अमीश जी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर कर क्या रहे थे, क्योंकि ना तो इन्होंने शिक्षा पे बात की, ना रोजगार पे बात की, ना मणिपुर पे बात की, ना प्रज्वल रेवन्ना पे बात की, ना सरकार से रोजगार का सवाल किया। अगर ये सब एक पत्रकार सरकार से नहीं पूछ रहा है तो ये मान के चलिए कि वो सरकार की रोटी खा रहा है। तो चलिए अब जानते हैं कि अमीश देवगन आखिर कर क्या रहे थे। इनकी प्लेलिस्ट देखिए। मोदी की आंधी हैट्रिक की गारंटी। चुनाव से पहले ये मोदी को हैट्रिक की गारंटी दे रहे हैं। चुनाव का एम फैक्टर मोदी, मुसलमान और मुजरा जैसे शब्दों पर ये एपिसोड कर रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण तुष्टीकरण पर जंग, जबकि ये बात साफ जाहिर है कि ऐसा कभी कहा ही नहीं गया था कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग, वोट में जिहाद। कौन से घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग थी? 80 कम 20 ज्यादा, कांग्रेस की रंग भेद सियासत, दल दल या कमल, जीते तो पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इनके एपिसोड हैं। अब जरा सोचिए कि कैसे पाकिस्तान से भारत के चुनाव को जोड़ दिया जाता है। एक और लाइन, 24 की लड़ाई राम और रावण पर आई। इसमें ये विपक्ष को रावण और प्रधानमंत्री मोदी को राम दिखा रहे थे। ये तो हो गई लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद से किस तरह ये पत्रकारिता को पाताल लोक में ले गए। लेकिन इससे पहले ये ऐसा क्या करते आ रहे हैं वो भी जानने की जरूरत है, क्योंकि ये लगातार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ नफरत ही नहीं, इससे जो वोट पोलराइजेशन होता है और उससे पार्टी विशेष को फायदा होता है, जिसका ठेका इन्होंने ले रखा है। कोरोना काल में अमीश देवगन ने अपने शो आर पार में झूठा दावा किया कि लॉकडाउन के दौरान नमाज के लिए मुंबई के कुर्ला इलाके में एक मस्जिद में मुसलमान इकट्ठा हुए हैं और आगे झूठा दावा किया कि मुसलमानों ने मस्जिद में भीड़ को हटाने गई पुलिस के साथ दुर्व्यवहार भी किया। इस शो में अमीश देवगन ने मुसलमानों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कोरोना फैलाने का ठीकरा भी फोड़ दिया, लेकिन सरकार से कोई सवाल नहीं किया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जब फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने उनके दावे की जांच की तो पता चला कि यह मुद्दा मुसलमानों, मस्जिद या नमाज से जुड़ा था ही नहीं, बल्कि वो भीड़ मजदूरों की थी जो इस कारण से इकट्ठा हुई थी कि किसी जगह ये अफवाह फैला दी गई थी कि सरकार ने उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया है। और जो अमीश ने नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों के कुछ विजुअल्स दिखाए थे वो साल 2012 के थे। इसके बाद अमीश देवगन के खिलाफ झूठी और भ्रामक रिपोर्टिंग के लिए आपराधिक शिकायतें दर्ज की गईं, जिसके बाद उन्होंने अपने शो में गलत रिपोर्टिंग के लिए माफी मांगने का नाटक भी किया। फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन क्या उनकी माफी से देश के हजारों लोगों के मन में, करोड़ों लोगों के मन में जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा हुई थी,
वो खत्म हो जाएगी। जितना बड़ा शो था, क्या माफीनामा भी उतना बड़ा ही था? एक अन्य आर पार के एपिसोड में उन्होंने यह भी झूठा दावा किया कि तबलीगी जमात के भारत में कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने के लिए पाकिस्तान से मदद ली है। इसके अलावा अमीश देवगन ने मौलाना अली कादरी के साथ बहस में जानबूझकर यह शब्द कह रहे थे, आक्रांता चिश्ती आया, आक्रांता चिश्ती आया के बाद होता है तलवार के अलावा क्या होगा? दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम को लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। कि हमलावर चिश्ती भारत आए, हमलावर चिश्ती आए, लुटेरे चिश्ती आए और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, जिसके बाद एक बार फिर गुल्लू को माफी मांगनी पड़ी। ये माफी तो मांग लेंगे लेकिन अपनी हरकतों को नहीं छोड़ेंगे। अमीश देवगन मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के साथ साथ ही सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने का काम भी करते हैं। अगर आपको याद हो तो 8 मई 2020 को 16 मजदूर पैदल चलने के कारण थककर रेलवे ट्रैक पर सो जाते हैं और ट्रेन से कुचलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। उनका रेलवे ट्रैक से पैदल जाने का कारण था रोड पर पुलिस उन पर डंडे बरसा रही थी। हालांकि इस घटना से 3 दिन पहले ही सोनिया गांधी ने कह दिया था कि नरेंद्र मोदी को मजदूरों की फिक्र नहीं है, लेकिन अमीश भाई ने उन्हें इस बयान के लिए एंटी नेशनल ठहरा दिया। जब मजदूर पैदल चलकर अपने घरों को जा रहे तो किस तरह से उन्होंने इस सरकार की नाकामयाबी पर पर्दा डाल दिया। 4 मई 2020 को उनकी डिबेट देखिए। शुक्रवार को इसी शो के दौरान मुझे धमकी दी गई। अगले दिन 5 मई 2020 को जब सोनिया गांधी ने मजदूरों को लेकर सवाल उठाए तो इन्होंने सोनिया गांधी को एंटी नेशनल ठहरा दिया। एक तरफ कोरोना के साथ जंग चल रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ सियासी मोर्चा खोल दिया है। पहले मैदान में सोनिया गांधी उतरी और कहा कि मोदी सरकार को मजदूरों की कोई कोर फिक्र नहीं है। इसलिए हमारा सवाल है, क्या सियासत से भाग जाएगा कोरोना? अब अगले 6 मई की डिबेट देखिए कि आज सेना ने रियाज नायकू नाम के खूंखार आतंकी को निपटा दिया है, रौंद दिया है, मार दिया है। इससे अगले दिन 7 मई की डिबेट देखिए। आप सोचिए, जिस तरह से ये लोगों को प्रताड़ित करते हैं, अपने लोगों को खाना नहीं पहुंचा पाते, इलाज नहीं करा पाते, ये जो नीति पाकिस्तान की है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की मार से पाकिस्तान पस्त हो चुका है। सोचिए, इन्हें यह चिंता है कि पाकिस्तान में लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन 4 दिन में कोई सवाल उन मजदूरों पर नहीं किया जो पैदल जा रहे थे और रेलवे ट्रैक के नीचे कटकर मर गए। सरकार क्या कर रही थी, उनके लिए क्या इंतजाम थे, ये सवाल पत्रकार नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा। 8 मई 2020 जिस दिन 16 मजदूर ट्रेन से कुचलकर मर जाते हैं, उस दिन की डिबेट देखिए। भारत को ऐसे ही विश्व गुरु नहीं कहा जाता। आज इन तमाम सवालों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दुनिया में बजा हिंदुत्व का डंका। 16 लोग ट्रेन से कुचलकर मर गए और ये टीवी पर आकर लोगों को क्या बता रहे हैं कि भारत विश्व गुरु है, हिंदुत्व का डंका दुनिया में बज रहा है। ऐसा कौन सा डंका है जिसको 16 मजदूरों की लाशें भी नहीं दिखाई दे रही? चलिए अगले सेगमेंट में आते हैं और देखते हैं अमीश देवगन के 5 ऐसे गुल्लू मूवमेंट। प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं महावीर यानी हनुमान जी, और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। नहीं कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी यादव ने कि राम मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे? यादव ने ये कहा कि मंदिर, अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। मोहनचंद करमचंद तेरा भला हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, ताकि आपको पता चले कि देश की पत्रकारिता ने कैसे आपके साथ नाइंसाफी की है, कैसे आपको सच दिखाने की जगह सरकार की तारीफ दिखाई है, कैसे इस देश में धार्मिक भाईचारे को बनाने की जगह हिंदू और मुसलमान के बीच एक खाई पैदा की है। और इस खाई के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो अमीश देवगन जैसे पत्रकार ही हैं। हमारी ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ हमें ये भी बताइए कि हम किस और पत्रकार पर ये सीरीज लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।